नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन किया और एक लंबा चौड़ा राजनीतिक भाषण दिया। मोहन भागवत का ये राजनीतिक भाषण, इसके मायने क्या हैं, भारत की राजनीति में ये किस तरीके से प्रभाव डालेगा और किस तरीके से देश में नफरत फैलाएगा, इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा संवाद ध्यान से सुनिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके इस पर अपनी राय भी दीजिए। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का संवाद साझा। विजयादशमी के दिन, जिस दिन की सारा देश नवरात्रि के समापन करता है और विजयादशमी का उत्सव मनाता है, उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर शस्त्र पूजा करते हैं और उस शस्त्र पूजा के कार्यक्रम के बाद में वो अपना एक भाषण देते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है कि ये समझने के लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो जाएंगे और 100वें वर्ष में वो दाखिल हो चुके हैं। और इस मौके पर मोहन भागवत ने, जो सरसंघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने जो बात कही उस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है। जो उन्होंने कहा और जो छिपाया, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर इस पूरे भाषण को ध्यान से देखें, वो भाषण इंटरनेट पर अवेलेबल है, उस भाषण की स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है। तो उस भाषण के बारे में जो भी बात की जाएगी वो बहुत ही तथ्यपूर्ण और प्रामाणिक बात की जाएगी। आरएसएस की जो अपनी सामान्य प्रचार कला है, उस प्रचार कला का वो भाषण एक आदर्श नमूना है। प्रचार कला यह है कि जो कुछ कहो उसके विपरीत आचरण करो और जो कुछ कहो उससे ज्यादा छुपाओ। ये दो बेसिक बिंदु हैं जिनके आधार पर आरएसएस अपने समूचे प्रचार अभियान को चलाता है। और ये करते समय उन्होंने तीन महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिया। एक अहिल्याबाई होलकर, दूसरे दयानंद सरस्वती और चार लोगों का नाम लिया। तीसरे बिरसा मुंडा और चौथे अनुकूल चंद्र ठाकुर। संयोग की बात है कि इन चारों की विचारधारा का आरएसएस की विचारधारा से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो इनकी सबकी जयंतियां हैं। और पूरा का पूरा ये भाषण अगर मुझसे पूछे तो आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख के दिया गया, खासतौर पर झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के दिया गया। ये भाषण इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इस भाषण के जरिए आरएसएस ने एक साफ संदेश दिया है कि उनका कोई किसी भी किस्म का मतभेद नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दूसरा संदेश यह दिया कि आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा भाषण पॉलिटिकल भाषण है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आरएसएस के सरसंघ चालक, जो कि सांस्कृतिक संगठन होने का दावा रखते हैं, वे संस्कृति के क्षेत्र में अपने किए गए कार्यों के बारे में कुछ बताते, कुछ उल्लेख करते।
संस्कृति के बारे में अपनी समझ बताते, उसका उल्लेख करते कि 100 साल में उन्होंने संस्कृति की कैसी रेखा खींची है और कितनी बड़ी रेखा खींची है। लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। मुझे न संस्कृति के बारे में पता चला, न हिंदू संस्कृति के बारे में पता चला, न हिंदुत्व की संस्कृति के बारे में पता चला। हाँ, ये जरूर पता चला कि आरएसएस के सरसंघ चालक और आरएसएस के दिमाग में राजनीति चलती है। जो सबसे बड़ा संदेश ये कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो पॉलिटिकल होके रहना होगा। और जिन लोगों को उन्होंने नाम लिया, अहिल्याबाई होलकर, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा, अनुकूल चंद्र ठाकुर, इन चारों लोगों की स्थिति ये थी कि उन्होंने कहा ये कि ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं रखी। लेकिन आरएसएस की तो है दुश्मनी। आरएसएस की पॉलिटिक्स तो द्वेष के बिना चल ही नहीं सकती। क्योंकि आरएसएस का पूरा कैंपेन टकराव और असहिष्णुता पर टिका हुआ है, जिसे आप सब लोग जो है हेट कैंपेन के तौर पर जानते हैं। तो ये लोग अहिल्याबाई होलकर, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा और अनुकूलचंद ठाकुर, इनके दृष्टिकोण में तो हेट नहीं है। आरएसएस की सरकार है, पिछले 10 साल से तो केंद्र में सरकार है। आरएसएस के सरसंघ चालक की सरकार को लेकर कोई आपत्ति और आलोचना नहीं है, बल्कि सरकार की उन्होंने भूरि भूरि प्रशंसा की अपने तरीके से। इसलिए ये एक भ्रम दिमाग से निकाल दिया जाना चाहिए कि आरएसएस के साथ में नरेंद्र मोदी का टकराव है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आरएसएस का जो चरित्र है वो ये कि वे जो कहते हैं और वे जो आचरण करते हैं उसके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। वे जो कहते हैं उसके जस्ट विपरीत आचरण करते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये अहिल्याबाई होलकर, दयानंद सरस्वती, अनुकूल चंद्र ठाकुर, बिरसा मुंडा, ये चारों की उपस्थिति दुष्टों के अंदर भयभीत करने वाली होती थी और सज्जनों के अंदर आश्वस्त पैदा करने वाली थी। लेकिन आरएसएस के द्वारा संचालित जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जहां बीजेपी का शासन है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में केंद्र सरकार है, इन सरकारों की तो हालत यह है कि ये दुष्टों को निर्भय बनाती है और शरीफ लोग इनसे आक्रांत रहते हैं। और सज्जनों के खिलाफ में तो सबसे ज्यादा यूएपीए के केस लगाए गए हैं। तो ये कैसी वक्तृता है जिसमें कि सरकारें एक दिशा में जा रही हैं, आरएसएस में शिक्षित दीक्षित नेता एक दिशा में काम कर रहे हैं और वक्ता भी दूसरी दिशा से आ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। अच्छा, उनका पूरा भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बात कही है उन्होंने, पहले मैं एक उनका उदाहरण कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की ऐसी दृढ़ता इन चारों लोगों में जिनका मैंने जिक्र किया है,
व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की ऐसी दृढ़ता शुभ और धर्म की जीत के लिए ताकत का आधार बनती है। राष्ट्रीय चरित्र जिसका वो विकास करना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय चरित्र किसके लिए विकास करना चाहते हैं? धर्म की जीत के लिए या लोकतंत्र की जीत के लिए? तो आरएसएस के सरसंघ चालक चुनते हैं इसमें से, वो धर्म की जीत के लिए। वे देखते हैं कि इन लोगों ने क्या काम किया, धर्म की विजय के लिए। तो राष्ट्रीय चरित्र कैसा होना चाहिए? जिसमें धर्म की विजय सुनिश्चित की जाए। काहे के लिए इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों को की आलोचना करते रहते हैं लोग? धर्म की विजय का डंका तो आरएसएस के प्रमुख बजा रहे हैं अपने भाषण में। उन्होंने ये बात कही जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, वही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सभी को लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारत एक राष्ट्र के रूप में और अधिक मजबूत हुआ है। स्वाभाविक रूप से हमारी परंपरा और भावना में निहित विचारों के प्रति कई क्षेत्रों में सम्मान बढ़ा है। हालत यह है कि भारत का राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्र राज्य के स्तर पर, सारी दुनिया में लोकतंत्र के स्तर पर, लोकतंत्र के पैमानों के स्तर पर सारी दुनिया में सम्मान घटा है और स्तर गिरा है। चाहे वो डेमोक्रेसी के ग्लोबल इंडेक्स उठाइए, चाहे वो धार्मिक सद्भाव का ग्लोबल इंडेक्स उठाइए, भारत का सम्मान गिरा है। या फिर विदेश नीति उठाइए, विदेश नीति को देखिए तो भारत का सम्मान और भारत का स्तर गिरा है। और सबसे दिलचस्प बात और बहुत ही मजेदार बात, मोहन भागवत कहते हैं कि विश्व निस्संदेह, कोट, विश्व निस्संदेह हमारे विश्व बंधुत्व की भावना, पर्यावरण के प्रति हमारे विचार, हमारे योग आज को स्वीकार कर रहा है, अनकोट। हम जानना चाहते हैं भारत का पर्यावरण की रक्षा को लेकर, हिंदुओं का, हिंदू शास्त्रों का पर्यावरण की रक्षा को लेकर कौन सा विचार है ऐसा जिसको सारी दुनिया ने मान लिया हो? जब से भारतीय जनसंघ और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी में भी पर्यावरण का एजेंडा कभी भी केंद्रीय एजेंडा और प्रमुख एजेंडा नहीं रहा है। यहां तक इस पूरे लेक्चर में जो कि उन्होंने विजयदशमी के दिन दिया, मोहन भागवत ने पर्यावरण पर भारत के क्या विचार हैं, भारतीय दर्शन के क्या विचार हैं, इस पर कोई उन्होंने बात नहीं कही। भारत कैसा है और भारत के पर्यावरण संबंधी क्या विचार है, ये तो पर्यावरण संबंधी जो असंतुलन है वो दिल्ली में देखें, आप नागपुर में देखें, आप बंबई में देखें, मद्रास में देखें, आप मथुरा में देखें, काशी में देखें, इलाहाबाद में देखें, तो पर्यावरण संबंधी जो विभीषिका है वो देख के तो आपके हाथ पर ठंडे पड़ जाएंगे। किसका शासन है यहां? पर्यावरण का विकास हुआ या पर्यावरण का विनाश हुआ है इस बीच में? अगर पर्यावरण का प्रश्न और पर्यावरण के विचार इतने ही महत्वपूर्ण रहे हैं तो कभी, मैं फिर कह रहा हूं, कभी पेड़ों की रक्षा के लिए, कभी जंगलों की रक्षा के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं किया आरएसएस ने? बल्कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की ये पूरी की पूरी कोशिश रही है, उन्होंने पूरे के पूरे जंग और वन पूरे के पूरे विध्वंस के कगार पर पहुंचा दिए, उजाड़ दिए। उनकी गलत नीतियों की वजह से पर्यावरण असंतुलन पैदा हुआ है। और वो विजयदशमी के दिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण संबंधी विचार है वो सारी दुनिया मानने लगी है। कमाल है। कोई देश भारत के पर्यावरण संबंधी सुझावों पर ध्यान नहीं देता। उनके
नायक नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में, और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल जो प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, पर्यावरण पर कोई भी पॉलिसीगत ऐसा बड़ा बयान और पॉलिसी जारी नहीं की जिससे हिंदुस्तान के पर्यावरण की रक्षा हो सके। दूर क्यों जाएं? नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे दिल्ली में तकरीबन 1 लाख से अधिक पेड़ काटे गए। दिल्ली के मालिक हैं वो। आरएसएस के लोगों ने रोका नहीं उनको। सारा उत्तराखंड पर्यावरण असंतुलन का सामना कर रहा है। पूरा हिमाचल पर्यावरण असंतुलन का सामना कर रहा है। तो यह कहना कि पर्यावरण के विचार बड़े विचार हैं, और वह विचार कौन से विचार हैं? वे कौन सा ऐसा विचार है जिसका कि सारी दुनिया ने स्वागत किया पर्यावरण संबंधी? कौन सी ऐसी पॉलिसी है? कम से कम मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को बोलते समय विचार तो बताना चाहिए। एक और चीज जो मैंने कोटेशन बोला आपसे, हम पूछना चाहते हैं कि ये जो विश्व की जो दुनिया है, जिसके बारे में वो कहते हैं ना विश्व बंधुत्व के बारे में हमारे जो विचार है, जिससे वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उस विचार को सारी दुनिया मानने लगी है। विश्व बंधुत्व की कोई पॉलिटिक्स भी होती है कि नहीं होती? अगर विश्व बंधुत्व का मतलब अमेरिका और इजराइल के साथ में बंधुत्व है और उसकी गुलामी है, तो ऐसे विश्व बंधुत्व से भारत बचा रहे तो वही अच्छा है। पिछले 10 साल में भारत ने विश्व बंधुत्व की आड़ में अमेरिका और इजराइल के पिछलग्गू होने का काम किया है, और इससे सारी दुनिया में संकट बढ़ा है। मोहन भागवत ने इजराइल और हमास के युद्ध का और लेबनान का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने इजराइल के हमलावर और बर्बर तरीकों की निंदा नहीं की। सवाल यह कि विश्व बंधुत्व की कोई पॉलिटिक्स भी होती है कि नहीं होती है? होती है। विश्व बंधुत्व की पॉलिटिक्स है आरएसएस की, आरएसएस का अमेरिका का पिछलग्गू बनना, विदेश नीति के अंदर से राजनीति को निकालना, और राजनीति साम्राज्यवाद विरोध की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, उससे एकदम विदेश नीति को फ्री कर दिया गया। विश्व बंधुत्व की राजनीति थी जनता के, दुनिया में किसी भी देश में जनता अपने हकों के लिए लड़ रही है तो उसके साथ खड़े होना, उसका समर्थन करना। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि जनता के ऊपर बर्बर हमले हो रहे हैं, लेबनान में और फिलिस्तीन में और गाजा में। नरेंद्र मोदी उन हमलावरों के साथ खड़े हुए हैं। कभी वो तटस्थता का ढोंग करते हैं, कभी वो कोई और कारण घोषते हैं, लेकिन वो दो टूक शब्दों में इजराइल की निंदा नहीं करते। दो टूक शब्दों में वो फिलिस्तीन और इजराइल की जनता के साथ में खड़े नहीं होते, वे हमलावरों के साथ खड़े होते हैं। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज है जो कि उनके भाषण में निकल के आई है, जिससे पता चलता है कि आरएसएस के सरसंघ चालक किस दृष्टिकोण से देखते हैं। उन्होंने कहा ये अपने भाषण में कि कोट, बांग्लादेश में हिंसक तख्ता पलट हुआ, हम कहना चाहते हैं बांग्लादेश में हिंसा के जरिए तख्ता पलट नहीं हुआ। तथ्य है इस बात के, बांग्लादेश की जनता के ऊपर बर्बर हिंसा, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, वो हिंसा की थी शेख हसीना की सरकार ने। आंदोलनकारियों ने गोलियां नहीं चलाई थी, आंदोलनकारियों ने बम नहीं चलाए थे, आंदोलनकारी निहत्थे थे। तो बांग्लादेश में जो सत्ता पलट हुआ वो एकदम अहिंसक था, हिंसा की थी सत्ता ने। शेख हसीना की हिंसा को और उसकी डिक्टेटरशिप को इनडायरेक्टली समर्थन देकर
मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि वे डिक्टेटरशिप के पक्ष में है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हिंसा के जरिए नहीं हुआ, सारे अखबार गवाह हैं इसके। शेख हसीना की सरकार में हिंसा की थी, जनता ने वहां हिंसा नहीं की थी। जो आंदोलनकारी है, जो सरकार में आए, उन लोगों ने हिंसा नहीं की थी, बल्कि उनके सैकड़ों लोग मारे गए थे। किसकी गोली से मारे गए? पुलिस की और सेना की गोली से मारे गए। एक जमाने में अवामी लीग डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेकिन पिछले 10 साल के शासन में अवामी लीग ने एकदम डिक्टेटर पार्टी का रूप ग्रहण कर लिया। वहां रहने वाले बहुत सारे हिंदू वो अवामी लीग का समर्थन कर रहे थे, और यही वजह थी अवामी लीग के समर्थकों के घरों पर हमले हुए। इसलिए नहीं हमले हुए वहां कि हिंदू है वो, हिंदुओं के घरों पर हमले नहीं हुए, बल्कि हिंदुओं के घरों पर हमलों को रोकने के लिए जो वहां सत्तारूढ़ मोर्चा सामने आया, उसके लोगों ने जगह जगह मोर्चे लिए, लोगों को रोका। उन तमाम इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों से मोर्चे लिए जो कि उनके हिंदुओं के घरों पर हमले करने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि उनके दिमाग में झारखंड है और महाराष्ट्र है, और झारखंड में एक मुद्दा बाकायदा नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं, उस पर अमित शाह बोल चुके हैं, अब मोहर लगाई है सरसंघ चालक ने। और मुद्दा क्या बनाया गया है? मुद्दा पुराना है, लेकिन दोहराया गया है, इसलिए अब वो केंद्र में आ गया। मुद्दा यह है, वो कहते हैं, मोहन भागवत ने कहा उस अपने भाषण में, बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ और उसके कारण होने वाला जनसंख्या असंतुलन आम लोगों के बीच भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस अवैध घुसपैठ के कारण आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है। हम जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से किसकी सरकार है केंद्र में? केंद्र सरकार बताती क्यों नहीं है कितने हजार है, कितने लाख घुसपैठिए बांग्लादेश से पिछले 10 साल में क्रॉस करके आ गए? बांग्लादेश से घुसपैठ करके कोई भारत में पिछले दिनों में नहीं आया, बहुत कम संख्या में लोग आए, और जो लोग आए थे उन लोगों को बाकायदा नागरिकता कानून के तहत नागरिकता दी गई, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का जो शरणार्थी समस्या है उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है उसका एक पार्टनर है। भारत की अपनी एक नीति है, नागरिक नीति है, नागरिकता देने की नीति है, जिसके तहत लोगों को नागरिकता दी गई। यहां कोई भी घुसपैठिया उस तरह से नहीं आया जिसकी वो बात कर रहे हैं। असल में दिमाग में वही है झारखंड, और झारखंड में अवैध घुसपैठ चुनावी मुद्दा है, और यह बात भी कही जा चुकी है कि वहां जनसंख्या असंतुलन हो चुका है, मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, इसलिए एक समस्या हो गई। अरे अगर किसी समाज में अगर मुसलमान ज्यादा हो जाते हैं तो क्या उस समाज को आप काट के फेंक देंगे? अगर हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे तो इसके लिए मुसलमान दोषी हैं। आरएसएस के लोग इस पर गंभीरता से विचार करें कि हिंदू क्या बच्चे कम पैदा कर रहे हैं? क्या मुसलमान सचमुच में बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं? अगर यह बात सच है तो इसका मतलब है कि पौरुष घट रहा है हिंदुओं में। जनसंख्या असंतुलन माइग्रेशन से नहीं होता। एक और चीज, हेट, जिसे कहें हेट, कम्युनिस्टों से हेट, वो उनके इस भाषण में भी थी। उन्होंने कहा डीप स्टेट, वोकेज, कल्चरल मार्क्सिस्ट जैसे शब्द आजकल चर्चा में हैं। दरअसल ये सभी सांस्कृतिक परंपराओं के दुश्मन हैं। मूल्यों और परंपराओं और जो भी अच्छा और शुभ माना जाता है उसका समूल नाश करना इस समूह की कार्यशैली का हिस्सा है। अरे 10 करोड़ मेंबर बीजेपी के, देश में तकरीबन 1,500 संगठन और उनकी इकाइयां आरएसएस की काम कर रही हैं।
और देश को नाश कौन कर रहे हैं? जिनकी इकाइयां नहीं है, जिनका बेचारे का कोई ऑफिस नहीं है, झंडा नहीं है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है, पूरे के पूरे जिले में, पूरे के पूरे राज्य में, जिनके पास में उम्मीदवार खड़े करने के लिए नहीं। सांस्कृतिक मार्क्सवादी विश्वविद्यालयों पर किनका कब्जा है? विश्वविद्यालय में कब्जा है आरएसएस के लोगों का। गाली दी जा रही है सांस्कृतिक मार्क्सवादियों को। व्यवस्था, शासन, प्रशासन, कानून, न्यायालय, इस पर किसका कब्जा है? इनमें से किसी पर भी मार्क्सवादियों को कोई कब्जा नहीं है। भूल से भी कोई आपको मार्क्सवादी नहीं मिलेगा। तो कब्जा इनका और झगड़ा मार्क्सवादियों से। इसे कहते हैं टिपिकल मैकार्थी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करना। मैकार्थी आइडियोलॉजी की बुनियाद थी कम्युनिस्ट देश के दुश्मन है, और ये आइडियोलॉजी आरएसएस ने बाकायदा अमेरिका से उधार ली है। एक अन्य चीज बड़े तरीके से उन्होंने कही ये बात, ये इंडिया अलायंस है जो कि वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहा है, इसकी उन्होंने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश को वैकल्पिक राजनीति की जरूरत नहीं है। वाह! अरे वैकल्पिक राजनीति की जरूरत नहीं है तो हम तो ये कहते हैं कि आरएसएस सीधे अपना राजनीतिक दल पर गठन करे, घोषणा करे और इलेक्शन लड़े सीधे सीधे। जिन्हें वैकल्पिक राजनीति करनी होगी वो वैकल्पिक राजनीति करेंगे, लेकिन यह कहना कि वैकल्पिक राजनीति की जरूरत नहीं है, यह तो एक तरह से जनतंत्र विरोधी धारणा है। जनतंत्र में एक नहीं दसियों विकल्प होते हैं, सैकड़ों विकल्प होते हैं। जितनी जनता होगी उतने विकल्प होंगे। अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ विकल्प होंगे, सिर्फ एक विकल्प नहीं होगा। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, हिंदुस्तान में सिर्फ आरएसएस के सदस्य नहीं रहते, बल्कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 140 करोड़ लोगों के अंदर डेमोक्रेसी रहती है। वो डेमोक्रेसी के अनुसार आचरण करते हैं और डेमोक्रेसी में अलग अलग मत, अलग अलग विकल्प और अलग अलग राजनीति एक स्वाभाविक चीज है। तो वैकल्पिक वैकल्पिक राजनीति के प्रति नफरत और अविश्वास, ये तो बहुत ही चिंता की चीज है। और ये कह के आरएसएस ने अपना एजेंडा एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि आरएसएस जो है वो अल्टरनेट पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता। जो पॉलिटिक्स आरएसएस के एजेंडे को चुनौती दे उसे वो एकदम पसंद नहीं करता। उन्होंने यहां तक कहा कि ये वैकल्पिक राजनीति विनाशकारी है। कमाल है। अरे इस वैकल्पिक राजनीति की वजह से देश आजाद हुआ था और इस वैकल्पिक राजनीति की वजह से भारत जो है वो लोकतंत्र पर खड़ा हुआ है। वैकल्पिक राजनीति नहीं होती तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आती, सामंतवाद होता, राजे होते और राजा की प्रजा होती। लोकतंत्र वैकल्पिक राजनीति का मूलाधार है, लेकिन लोकतंत्र तो आरएसएस को पसंद नहीं है। उन्हें तो राजा और प्रजा यह संबंध पसंद है। एक और है बात जो कि बहुत ही दिलचस्प है, उन्होंने आरजी कार की घटना का जिक्र किया और स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि हमें मातृवर्ग परदारिशु के दृष्टिकोण से स्त्रियों को देखना चाहिए। पराई स्त्री को अपनी मां के समान देखो। हम कहना चाहते हैं कि आप पराई स्त्री को मां की तरह नहीं बल्कि स्त्री को समान नजरिए से देखो। जो ही आप ये कहते हैं मातृवत परदारेशु, दूसरे की पत्नी को मां की तरह देखो, नहीं, हर स्त्री को समान नजरिए से और नागरिक के तौर पर देखो। ये मातृ परदारेशु की धारणा, ये अतीतवादी धारणा है और अतीत में ले जाने वाली धारणा है, और ये स्त्री को इसने गुलाम बनाया है। उन्होंने बार बार जोर दिया है इस बात पर। उन्होंने कहा है
कोट, परिवार, समाज तथा मीडिया के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों को जागृत करने की व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करना होगा। और किस आधार पर? मातृवत परवरिश। ये पूरा का पूरा एजेंडा एकदम तालिबानी एजेंडा है और समाज को पीछे ले जाने वाला एजेंडा है। एक बड़ी दिलचस्प बात कही है उन्होंने कहा है सोशल मीडिया को समाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तोड़ने के लिए नहीं। बात सही है। हम तो सिर्फ इतना अनुरोध करें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए सभी लोगों को जो हेट कैंपेन चला रहे हैं उन्हें हेट कैंपेन बंद करने का आदेश दें। फेक न्यूज प्रसारण का बंद करने का आदेश दें। हेट कैंपेन और फेक न्यूज प्रसारण सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जिसे खाद्य है, जिसको कि आरएसएस ने और बीजेपी के मीडिया सेल ने तैयार किया। किसी भी पार्टी का इतना बड़ा नेटवर्क इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। कई हजार लड़के आरएसएस के साथ जुड़े हुए, बीजेपी के साथ जुड़े हुए पेड एम्प्लॉय की तरह मीडिया सेल में काम कर रहे हैं और वे बाकी अन्य कामों के अलावा हेट कैंपेन का काम भी करते हैं और उनके खिलाफ में सैकड़ों शिकायतें अवेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट अवेलेबल है जिसके आधार पर राज्य सरकारों से कहा गया है कि हेट कैंपेन के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन केंद्र सरकार ने और बीजेपी की सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हेट कैंपेन की सोशल मीडिया पर जो शिकायतें आई हैं, जो बाकायदा अनुसंधान आए हैं, उनमें 90% से अधिक हेट कैंपेन करने वाले लोग सोशल मीडिया वे लोग हैं जो कि किसी न किसी रूप में बीजेपी से या आरएसएस से जुड़े हुए लोग। तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ में आरएसएस अपना संबंध विच्छेद तो करे, ऐसे लोगों को बीजेपी से निष्कासित करने में पहल तो करे, उसकी मांग तो करे, उनकी गिरफ्तारी की मांग तो करे, उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करे कि खाली यह कहा जाएगा और आचरण दूसरी तरह किया जाएगा। एक अन्य चीज जो उन्होंने कही है, नागरिक अनुशासन। अरे नागरिकों को अनुशासन की नहीं, नागरिकों को नागरिक चेतना और डेमोक्रेसी की जरूरत है। अगर लोकतंत्र की शिक्षा दी जाएगी और लोकतांत्रिक नागरिक बनाया जाएगा तो वे अपने आप अपने दायित्व का और अपनी भूमिका का निर्वाह सही ढंग से कर। नियम में बांधने की जरूरत उसको होती है जो कि नागरिक नहीं बनाए, नागरिक नियम से चलता है। आरएसएस नागरिक बनाने के लिए काम नहीं करता। तो नागरिक अनुशासन की वो सीख न दें। वो कहते हैं, मतलब मजेदार बात है, वो कहते हैं सभी नियमों और विनियमों का अक्षरशः और भावना से पालन किया जाना चाहिए। अरे आप तो अपने भाषण में वैकल्पिक राजनीति को विनाशकारी राजनीति बता रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक राइट है हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से दिया हुआ राइट है। आप तो खुद भी हम नहीं मानते। असंवैधानिक कार्य करने के लिए बीजेपी की सरकारों को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अनेक जजमेंट में दोषी पाया है। आप तो खुद नहीं मानते। पूरे भाषण में लोकतंत्र का कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने एक बात कही है जो कोट कर रहा हूं मैं, और बहुत तरीके से कही है। हमारे संविधान के 4 पहलुओं यथा प्रस्तावना, मार्गदर्शक तत्व, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार का ज्ञान विशेष रूप से जन सामान्य को कराया जाना चाहिए। अरे भाई मोहन भागवत जी, कम से कम आप अपने वक्तव्य में ही ये 4 क्षेत्र की बातें, इनके नाम मुंह से बोलते, क्या लिखा है वहां?
संविधान में क्या लिखा है? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र तो आपको पसंद नहीं है, तो लोगों से कहा जा रहा है कि उसका शिक्षण दिया जाना चाहिए और आप उसका उल्लेख ही नहीं करते। बहुत ही तरीके की बात है ये। वो कह रहे हैं अपने भाषण में, कानून तथा संविधान का त्रुटिहीन पालन किया जाना चाहिए। सोचिए, आप उठा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेशों का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, एक सिरे से। लोगों से कहा जा रहा है कानून और संविधान का त्रुटिहीन पालन। अंत में एक, अब जो लोग पूछते हैं कि आप बार बार ये क्यों कहते हैं, स्वदेशी की जो धारणा उन्होंने पेश की अपने भाषण में, वो एक तरह से फंडामेंटलिस्टों की धारणा है। तालिबानी फंडामेंटलिस्ट ऐसा ही सोचते हैं। मैं नहीं जानता मोहन भागवत इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन मोहन भागवत ने जो कहा है मैं आपको बता रहा हूं। स्वदेशी किसे कहते हैं? वो कहते हैं जो घर में बन सकता है उसे बाहर से न लाएं, देश में जितना संभव हो सके उतना रोजगार लाएं, जो देश में नहीं बनता उसके बिना काम चलाएं, विदेश से केवल आवश्यक जीवन की वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए जिनका कोई विकल्प न हो। ध्यान रखें कि हमारे घर की भाषा, पहनावा, पूजा पाठ, खान पान, घर और यात्रा का रख रखाव हमारी अपनी परंपरा होनी चाहिए। संक्षेप में यही स्वदेशी आचरण है। जो घर में नहीं बन सकता उसे बाहर से न लाएं। आपके घर में तो कोई चीज नहीं बनती थी सिवाय यज्ञ यागादि के। यज्ञ नहीं होते थे विदेशों में, सारी चीजें बाहर से लाई गई हैं और फिर बननी शुरू हुई हैं। आज भी बड़े पैमाने पर विदेश से आयातित वस्तुएं ही भारत में आती हैं और इस्तेमाल करती है जनता। अगर वह जनता उसका इस्तेमाल न करे तो जनता तो पिछड़ जाएगी। इससे क्या आत्मनिर्भर भारत बनेगा? नहीं। एक बात उन्होंने बहुत ऑनेस्टली कही है, देश में जितना संभव हो सके उतना रोजगार लाएं। रोजगार लाएं, रोजगार पैदा न करें देश में। सबको रोजगार देने का वायदा आरएसएस नहीं करता। रोजगारोन्मुख अर्थव्यवस्था का वायदा आरएसएस नहीं करता, बल्कि कहते हैं रोजगार लाएं। और ये जो लाइन है, ये लाइन साफ है कि आरएसएस के लिए बेरोजगारी एक समस्या नहीं है। ये जो पूरा का पूरा जो उन्होंने वक्तव्य रखा है, जो मैंने अभी कोट किया आपसे, इससे पता चलता है कि आरएसएस के लिए विदेशी वस्तुओं का और विदेशी संस्कृति का, विदेशी कल्चर का, विदेशी तमाम चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो क्या करे जनता? क्या टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बंद कर दें? टेलीकम्युनिकेशन की, कंप्यूटर की कोई भी खोज हमारी खोज नहीं है। क्या इसे बंद कर दें? कोई भी चीज हमारी नहीं है, सारी चीज विदेश से आई हुई है। कहां जाएंगे हम? फंडामेंटलिज्म की गोद में। तो आरएसएस के सरसंघ चालक का विजयादशमी को एक ही संदेश है, अतीत की ओर लौटो। लोकतंत्र को छोड़ो, भूल जाओ। जनता से कहा जा रहा है लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में भूल जाओ, अनुशासन से रहो। और परम सत्य, वो कहते हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं
कि ये बात वे आरएसएस के लोगों को, मोहन भागवत अपने तमाम जो उनके यहां शाखा से निकले हुए जो शाखा मृग सत्ता में घूम रहे हैं, उनको उनके आचरण में लाएं। वो कहते हैं परम सत्य क्या है? वो कहते हैं बड़ी दिलचस्प बात है ये, सबसे ऊपर है समाज की एकता, सद्भावना और सभ्य व्यवहार, यही परम सत्य है। आनंदमय जीवन और सह अस्तित्व का एकमात्र रास्ता है। अगर सद्भावना और सभ्य व्यवहार समाज की एकता का आधार है, तो यह पाठ सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार को पढ़ाया जाना चाहिए। यह पाठ सबसे पहले आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जाना चाहिए। शिष्ट व्यवहार किसे कहते हैं, उस शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए। अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं, दैनिक अखबारों की खबरें भरी पड़ी हैं उनके असभ्य आचरण से, उनके गलत भाषणों से, टकराव भरे भाषणों से, सद्भावना को तोड़ने वाले भाषणों से। यह चीज उनके अंदर पैदा की जानी चाहिए जो आरएसएस के लोग हैं। देश को क्या चाहिए? देश को राष्ट्रीय चरित्र नहीं चाहिए, देश को डेमोक्रेसी चाहिए और लोकतांत्रिक चरित्र चाहिए। देश को धर्म की जीत नहीं चाहिए, लोकतंत्र की जीत चाहिए। देश की जनता का धर्म की जीत में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। लोकतंत्र बचेगा तो लोगों का नागरिक चरित्र बचेगा और बनेगा। लोकतंत्र अगर नष्ट होता है तो नागरिकों का चरित्र नहीं बचेगा और धर्म का चरित्र भी नहीं बचेगा। धर्म की रक्षा अगर करनी है तो डेमोक्रेसी की रक्षा करनी पहली शर्त है। धर्म का विकास करना है तो लोकतांत्रिक शक्तियों का विकास करना और तरह तरह के विकल्पों का विकास करना पहली शर्त है। 33 करोड़ देवता है ना, विकल्प हैं लोगों के पास। उसी तरह लोकतंत्र में भी वैकल्पिक राजनीति के अनेक विकल्प हैं और यह चीज बुनियादी तौर पर आरएसएस को माननी पड़ेगी। अन्यथा विजयादशमी को जो कहा गया वो एकदम फेक है। बेहतर होता कि विजयादशमी के दिन फेक न बोल के रियल भाषा बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।